बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। लंदन में चौधरी बरादरान और ताहरुल कादरी के दरमियान पाकिस्तान बचाने और हुकूमत गिराने का इत्तेहाद क्या हुआ, तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी हैं। नया पार्लिमानी साल शुरू होने पर सदर ममलकत का पार्लिमान से खिताब खैर खैरियत से गुजर गया। वजीर आजम चाहें तो साजिशों का दिफा पार्लिमान कर सकती है। मुज़ाकरात जिस भी सतह पर चल रहे थे लगता है अब खत्म हो चुके हैं। क्वाटा से कराची तक तालिबान की बाहमी लड़ाइयों से तो यही लग रहा है। मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ ही जाएगी। कौमी सलामती पॉलिसी के नाम पर सख्त वीर अफसरों की तकर्रुरियां की जा रही हैं। अमन की आशा पूरी हो मुश्किल है। सिर्फ एक दो की बात नहीं, पाकिस्तान हमागीर जवाल का शिकार है। हॉकी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई न करना तारीख का एक अलमनाक वाकया है। अगर किसी को एहसास हो तो पिछले हफ्ते के आखिरी अय्याम में लंदन पाकिस्तानी सियासत के हवाले से इंतहाई अहमियत इख्तियार किए रहा था। यहाँ इमरान खान भी मौजूद थे, चौधरी बरादरान भी जलवा अफरोज थे और अल्लामा ताहरुल कादरी भी उनके हमनशी थे। ख्याल था कि तीनों चारों अहबाब मिलकर पाकिस्तान के वजूद में फैले जमहूरियत नामी जहर का तरियाक जरूर दरियाफ्त करेंगे, मगर इमरान खान साहब दामन बचाकर निकल गए। अलबत्ता चौधरी बरादरान और ताहरुल कादरी साहब ने इस जिम्मेदारी का भार उठाने का फैसला कर लिया। दोनों जमातें 10 नुकाती एजेंडे पर मुत्तफिक हुई हैं। इस एजेंडे में महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा, इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9, बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद, माली और इंतजामी इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली और आइन पर मुकम्मल अमलदारी के मामलात शामिल हैं। ये 10 नुकाती एजेंडा जनाब ताहरुल कादरी साहब की तख्लीक है, जिससे चौधरी बरादरान पूरी तरह इत्तेफाक करते हैं। जिस वक्त ये इत्तेहाद जिंदगी लंदन में पा रहा था, ऐन उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहिबाल में कोयले पर चलने वाले बिजली घर का इफ्तिताह करते हुए फरियाद कर रहे थे कि पाकिस्तान को चलने दो यार। नवाज शरीफ लगी लिपटी करते रहे, तहम कल अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक ने हैरतों के पहाड़ तोड़ डाले। वो फरमाते हैं कुछ लोग जमहूरियत का खात्मा चाहते हैं, लंदन में पाकिस्तानी मसाइल पर बात नहीं हो सकती। उनकी इस गुफ्तगू का हवाला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है या फिर ताज़ा वजूद पाने वाला इत्तेहाद, फिलवक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। तहम ये इस बात से इनकार नहीं, लेकिन ये तय है कि इस इत्तेहाद को शक की नजरों से देखा जा रहा है। चौधरी बरादरान के माजी करीब और ताहरुल कादरी साहब की शख्सियत के सारे पहलुओं से आशना लोग इस बदगुमानी का शिकार हैं कि इस इत्तेहाद के मेमार फरिश्ते हैं। ताहरुल कादरी साहब और चौधरी बरादरान की ताज़ा मूव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज ताहिर अशरफी, मेंबर हैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल के। हाफिज ताहिर अशरफी साहब, आप बड़े शदीद नाक़िद हैं अल्लामा ताहरुल कादरी की पॉलिसीज़ के। क्या इख्तलाफ है आपका आखिर उनसे, हत्ता कि हमने उनको दावत दी, उनके किसी भी जमात के शख्स ने आपके साथ बैठना तक पसंद नहीं किया? क्या वजह है, क्यों आप उनके इतने खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, मैं कोई उनके खिलाफ नहीं हूँ, ना कोई मेरी कोई ज़ाती उनसे कोई दुश्मनी है, कोई अदावत है। मैं तो कहता हूँ कि वो जो बातें करते हैं वो इस दुनिया की बातें नहीं हैं और कोई उनकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो कोई तब्दीली की बात करते हैं। वो अंजुमन मुलाजमीन ताहरुल कादरी जो है उसको लेकर सड़कों पे निकल के अपने मुलाजमीन को मजबूर करते हैं कि वो बच्चे ले आएँ, औरतें ले आएँ। और फिर आपने अभी माजी करीब में ही देखा है कि किस तरह माअज़ल्लाह यजीद और हुसैन के नारे लगे और फिर वही चीफ जस्टिस जिसके एक फैसले पर मुबारक हो के नारे लगे, आज उस चीफ जस्टिस की ऐसी तैसी की जा रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान के मामलात इमरान खान बात करें, हमें समझ आती है, वो एक सियासी पार्टी के लीडर हैं। चौधरी बरादरान भी चलिए, बहरहाल उनकी एक पार्टी है, नन्ही मुन्नी सी जैसी भी है, लेकिन ताहरुल कादरी साहब कनाडा में बैठे हैं, कभी आके वो उस गर्म कंटेनर में बैठते हैं, बाहर छोटे छोटे बच्चे ठठर रहे होते हैं, फिर वो बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी, कभी वो इमाम बन जाते हैं और इकामत शुरू करा देते हैं और इस्लामी शायर का, इस्लामी अक़दार का नाम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में होते हैं तो कहते हैं कि तौहीन रिसालत का कानून मैंने बनवाया। लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं 10 नुकाती एजेंडा, इसमें आपको इख्तिलाफ क्या है? महंगाई, बेरोजगारी का खात्मा, इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9, साफ शफाफ लोग ताकि आगे आ सकें, जो आइन है उस पर मुकम्मल अमलदारी हो सके, इसमें कोई बुराई तो नहीं है? तो सब बातें लोग चाहेंगे कैसा हो। उसामा साहब, बिल्कुल मैं कहता हूं कि ये बातें तो होनी चाहिए, लेकिन ये बातें उन लोगों को करनी है जो पार्लियामेंट में गए हैं, जिनको अवाम ने वोट दिए हैं और जो इस वक्त अवामी नुमाइंदों के तौर पर पार्लियामेंट में बैठे हैं।
ताहिरुल कादरी साहब को अगर बड़ा शौक है, अब तो अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा था हम दस्तूर बदलेंगे, अब इन 10 नुकात में उन्होंने कहा आयन को, तो आयन तो कहता है कि तब्दीली पार्लियामेंट के जरिए आएगी। तो खुद उनकी बातों में इतना तजाद है कि इंसान परेशान हो जाता है कि जाए तो जाए कहाँ। और फिर हमें ये बात पता है कि किस तरह धागे कौन कहाँ से हिलाता है और कहाँ से हिलते हैं। तो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों का आगाज हो चुका है और उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को एक तरफ मोदी की हुकूमत के अंडर कंट्रोल लाया जाए, दूसरी तरफ अब्दुल्ला के आने के बाद अफगानिस्तान के मसले पर जो पॉलिसी बना है उसमें पाकिस्तान आजादाना पॉलिसी न बना सके अफगान मसले पर, इसी तरह कश्मीर के मसले पर। और ये एजेंडा अक्टूबर से पहले ये पूरा। हाफिज साहब, क्या इसमें अल्लामा तारुल कादरी के साथ काफिली मिल गई? इमरान खान साहब भी कहते हैं कि धांधली से सारे इंतखाबात हुए, अगरचे जमात इस्लामी जो है जो ये अकैट हो रहा था इसके तो खिलाफ है, लेकिन धांधली की बात तो सब करते हैं। तो इसमें फिर तारुल कादरी के हमनवा तो फिर सब हुए जो कह रहे हैं धांधली हुई इलेक्शन में, ये लोग सही तरह नहीं इलेक्ट होकर आए। देखिए, मैं तो ये अर्ज करूंगा कि अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि तारुल कादरी साहब के नुमाइंदे फरमा रहे थे इन असम्बलियों में चोर हैं, उचक्के हैं, फुला हैं। अब उन्हीं चोर उचक्कों के लीडरों के साथ वो लंदन में मिले हैं और उसके बाद दूसरी बड़ी तीसरी पार्टी इमरान खान की है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब जो हैं वो तारुल कादरी साहब के किसी झांसे में आएंगे। इलेक्शन में रिफॉर्म्स, इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स बिल्कुल होनी चाहिए। कौन इसका मुखालिफ है? कौन नहीं चाहता कि यहाँ पर बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो? लेकिन ये उन लोगों का काम है जो इलेक्शन लड़ते हैं, जिनको पार्लियामेंट में भेजा गया है। उनका काम नहीं जो एक नशिस्त भी हासिल नहीं कर पाते हैं, और कोई नशिस्त अगर कभी मिली होगी तो वो भी गिफ्ट पैक की सूरत में मिली होगी। पाकिस्तान की आवाम ने जिन लोगों को ये हक दिया है कि वो पार्लियामेंट में जाएं, जिनको वोट दिए हैं, उनमें इमरान खान साहब है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज है, मुस्लिम लीग क्यू के भी चंद मेंबरान हैं। वो पार्लियामेंट में बैठ के इसका फैसला करे, कोई कनाडा में बैठ के इसका कैसे फैसला कर सकता है? इनकलाब आप नहीं समझते? लोग इनकलाब चाहते हैं, लोग तंग आ गए हैं, लोग उनको सुनते हैं, देखते हैं, वो इनकलाब की बातें करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग उस तरफ जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि एक बड़ा इत्तेहाद बन जाएगा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ और हुकूमत मुश्किल में आ जाएगी? कहीं ना कहीं ये करीब आएंगे। हमने देखा है कि 11 मई को भी जलसे जो हैं वो इकट्ठे किए इमरान खान साहब ने, तारुल कादरी साहब ने। एजेंडा दोनों का एक सा लग रहा था, अगरचे अलग अलग। देखिए, जब तारुल कादरी साहब इनकलाब का नाम लेते हैं तो इनकलाब भी कहीं पे हंसता है कि मेरे नाम पे ये क्या हो रहा है, या मातम करता होगा। और भाई, मेरे अंजुमन जाती मुलाजमान जो हैं उनके साथ इनकलाब नहीं आया करते, इनकलाब अवाम के साथ आते हैं। और तारुल कादरी साहब को ये बात मालूम है, वो तारीख को मेरा ख्याल है पढ़ते ही होंगे कि इनकलाब के लिए जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ती है। वो ठंडे मौसम में गर्म कंटेनरों में और गर्म मौसम में कनाडा में बैठकर नहीं की जाती है। और फिर मैं आज आपके प्रोग्राम की वसातत से एक और बात ये बताना चाहता हूँ। आपके नाम मुश्ताक तारुल कादरी साहब, आप ताहिर अशरफी हैं, नाम एक से हैं, मजहबी शख्सियात आप दोनों हैं, फिर भी इतने फासले क्यों हैं? कभी आप इकट्ठे हो सकेंगे ताकि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकें? एक सोच आपकी क्यों नहीं हो सकती? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि तारुल कादरी साहब जो खुद कहते हैं उसी पर कायम दायम रहें। हमें देखें, मैं तो वो शख्स हूं जो अल्लाह की तौहीद के लिए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, असहाब रसूल और अहले बैत की अज़मत के लिए और पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने को ना सिर्फ तैयार हूं बल्कि एक काले कलोटे कटकटे के पीछे भी लगने को तैयार हूं। लेकिन मुझे बताएं तो सही, समझाएं तो सही, ये कैसा इनकलाब है कि जो कनाडा में बैठ कर जो है पाकिस्तान में लाया जाएगा? हाफिज ताहिर अशरफी साहब, सरबरा उलमा कौंसल और मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसल, शदीद इख्तलाफात हैं। तारुल कादरी साहब का जो भी एजेंडा है उस पर वो यकीन नहीं रखते और वो उनके इनकलाब के नारों पर यकीन नहीं रखते। शदीद मुखालिफ हैं तारुल कादरी साहब की पॉलिसीज़ के। बहरहाल, और उनको लगता है कि पीछे हाथ कोई और है। आने वाले में देखते हैं कि इस बारे में पता चल सकता है नहीं, या ये कोई ग्रैंड लाइन्स बन भी पाता है या नहीं, जिसके अभी इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। नया पार्लिमानी साल शुरू होने पर सदर ममलकत का पार्लिमान से खिताब खैर खैरियत से गुजर गया। वज़ीर आज़म चाहें तो साजिशों का दिफा पार्लिमान कर सकती है।
आज नया पार्लिमानी साल शुरू हो गया है। नए पार्लिमानी साल का इफ्तिताह सदर ममलकत के खिताब से हुआ। पार्लिमान के दोनों ऐवानों के इस खुसूसी इजलास में ANP, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और BNP के सेनेटर्स ने शिरकत नहीं की। तहम इन जमातों के अरकान कौमी असम्बली इजलास में शरीक रहे। सेनेटर्स के बायकॉट की वजह वज़ीर आज़म का तर्ज-ए-अमल बना जो उन्होंने सेनेट से रवा रखा है। सेनेटर्स का शिकवा था कि वज़ीर आज़म सेनेट नहीं आते, लिहाजा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का यही बेहतरीन तरीका महसूस किया गया, सो ऐसे ही कर लिया गया। सेनेटर्स के बायकॉट से हटकर सदर ममलकत ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती इदारे मुल्क की कवानीन के तहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और सियासी पसंद और नापसंद को कसौटी ना बनाएं। उन्होंने कहा कि कानून की नज़र में हर इलाके के अवाम बराबर हैं और उनकी जुबान, रंग, नस्ल, सियासी वाबस्तगी और ख़ानदानी पस मंज़र सानवी हैसियत रखते हैं। सदर ममलकत ने अपने खिताब में बहुत कुछ कहा, मगर यही दो बातें हासिल खिताब था, बाकी सब बातें इनके जिम्न में हैं। सदर ममलकत ने मीडिया की आज़ादी की बात की और साथ ही कहा कि इसे अपनी जिम्मेदारियों और हुदूद का यकसा तौर पर एहसास करना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि जमहूरियत कशीदगी, महाज आराई, मुखालफत बराए मुखालफत और इंतकाम का नाम नहीं, बल्कि जमहूरियत की शान यही है कि अक्सरियत की राय का एहतराम किया जाए। अगर मुल्क के हालात का खुली आंखों से जायजा लिया जाए तो मामलात इसके बरक्स चल रहे हैं या फिर चलाए जा रहे हैं। हुकूमत मीडिया पर पाबंदी नहीं लगाना चाहती, मगर पाबंदियां लग चुकी हैं। एक TV चैनल गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ बेनाम ये जो जमहूरियत है, जमहूरियत की जड़ें काटी जा रही हैं जमहूरियत के नाम पर ही। पार्लियामान के बाहर सदारती खिताब का बायकॉट करने वाले सेनेटरों ने आज इसी तरफ इशारा दिया है कि जमहूरियत के खिलाफ जो ताने बाने बुने जा रहे हैं उनका मुकाबला पार्लियामेंट की मदद के जरिए किया जा सकता है, मगर वजीर आजम पार्लियामेंट को किसी खातिर में ही नहीं लाते। सेनेटर्स का शिकवा और उनकी दूर अंदेशी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी और सीनियर रहनुमा सेनेटर हाजी अदील। हाजी अदील साहब, आज जो खिताब था सदर ममलकत का, उसमें बड़ी अहम उन्होंने दो बातें कही। एक तो ये कि जो रियासती इदारे हैं वो सियासी पसंद नापसंद को कसौटी ना बनाएं और सब लोग, तमाम अवाम बराबर हैं कानून की नजर में। तो फिर ये हो क्या रहा है? लाशें तो मिल रही हैं कौम परस्तों की, कौन ये फिर कर रहा है सब? बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू में जो आपने बात ये कही कि सेनेट से जो अपोजिशन थी, जो 60-62 सेनेटरों को मुस्तकिल है, उन्होंने बाइकाट मुस्तकिल ईवान में वज़ीर आज़म भी बैठे थे और उनको वो वज़ीर भी बैठे थे जो कि गुज़श्ता 1 साल से वज़ीर आज़म तो हमारे सेनेट में आए नहीं और उनके जो 2-3 वज़ीर हैं उन्होंने आना बंद कर दिया है, क्योंकि वो सवालात का जवाब दे नहीं सकते थे। तो उसके नतीजे में हम ये फैसला किया है कि हम सेनेटर जो अपोजिशन से चले रखते हैं और हम असलियत में हैं, हम आज की तक क्लास नहीं चाहेंगे, लेकिन हमने अपने कौमी असम्बली के अरकान को पाबंदी नहीं लगाई, तो वो बैठे। दूसरी बात यह है कि आपने सदर पाकिस्तान की तकरीर में कोई ऐसी खास बात तो की नहीं कि हम समझे कि उन्होंने कुछ हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इंकशाफ किया हो और कोई अच्छी बात की हो जो कि इसका ताल्लुक आने वाले बजट से है। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जुबान, नस्ल से बालातर होकर तमाम जो कौमें पाकिस्तान में बसती हैं तो उनको बराबर के हकूक़ है। तो ये अगर ये तो आइडियल बात है कि पाकिस्तान की तमाम कौमों को बराबर से हकूक़ मिल जाए, लेकिन अमलन क्या है? पाकिस्तान में पख्तूनख्वा मबाद है, आप देखें उनके साथ क्या हो रहा है। वहाँ न कोई कॉलेज है, न यूनिवर्सिटी है, न इंडस्ट्री है, न अस्पताल है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की हालत आप देखें, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कोई बड़ा प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा में शुरू नहीं किया जा रहा। कई साल हो गए हम मुसलसल सीख रहे हैं किश्वर कैनाल बनाए और दूसरा ताकि हम अपना पानी सके। और खुदा डैम है, खुदा मीडियम साइज डैम है जो 1000 मेगावाट की तरह करेगा और जो ये तूफानी बारिशें होती हैं उस पानी को भी रिजर्व करेगा और कराची तक, सिंध तक जो तबाही आती है पानी से वो जी मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई। हाजी अदील साहब सीनियर रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी के हमारे साथ थे, कुछ टेक्निकल मसले की वजह से शायद उनकी लाइन, हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा राब्ता करें। आज सदर ममलकत का खिताब भी था, बहरहाल सेनेटर्स ने उसका बायकॉट किया, हाजी अदील भी उनमें शामिल थे, इनको मनाने की कोशिशें होती रहीं।
लेकिन वो नहीं गए। जिस तरह वो कह रहे हैं कि उसमें किताब में कोई खास बात नहीं थी, खासतौर पर बजट के हवाले से कोई बात नहीं की गई। और जिस तरह कहा तो है सदर मुल्क ने कि तमाम अवाम बराबर हैं, कानून की नज़र में रंग नस्ल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को इग्नोर किया जा रहा है, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, और इसी तरह का शिकवा दीगर जमातें भी कर रही हैं। लेकिन एक अहम बात, क्या जो सेनेट में वज़ीर आज़म का ना आना है उससे पार्लियामान कमज़ोर हो रहा है, उससे हुकूमत कमज़ोर हो रही है? क्या वजह है? क्या वज़ीर आज़म अगर आ जाएंगे तो उससे बेहतरी आ जाएगी? क्या इनके शिकवे दूर हो जाएंगे? वज़ीर आज़म अभी तक नहीं आए। आप देख सकते हैं हाजी अदील साहब जो सीनियर रहनुमा है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने इनको मनाने की भी कोशिश की। हाजी अदील साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हाजी अदील साहब से रब्ता हुआ? जी हाजी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये बताइए कि एक तरफ आपने कहा कि हुकूमत कुछ कर नहीं रही जिस तरह उसको करना चाहिए, लेकिन क्या हुकूमत दबाव में नहीं है? आज सदर मुल्क कहते हैं मीडिया पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते, लेकिन एक चैनल तो बाकायदा तौर पर बंद है, तो क्या हुकूमत की चलने नहीं दी जा रही? क्या हो रहा है? तो हुकूमत बेख्तियार होगी फिर कि वो कहते हैं मीडिया पे पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, और हम वो उस मीडिया के कोई चैनल हम नहीं देख रहे हैं। मैं पिशावर से आया हूँ, वहाँ हम नहीं देख रहे हैं, और ये इतला मेरे ख्याल में दूसरे शहरों से है। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि शायद हुकूमत बेख्तियार है और हुकूमत का इख्तियार नहीं चल रहा है। तो ये भी तो फिर हुकूमत की कमजोरी है, और या ये है कि हुकूमत। तो क्या अगर वजीर आजम सेनेट में आ जाएंगे, अगर आपके ख्याल है पार्लियामान मजबूत होगा तो फिर हुकूमत मजबूत हो जाएगी, या जिस तरह वजीर आजम अभी काम कर रहे हैं कि डेवलपमेंट की तरफ जाएं और शायद उससे हुकूमत मजबूत हो? पार्लियामेंट का, सेनेट पार्लियामेंट का हिस्सा है और अपर हाउस है, और आइन में 18वीं तरमीम के बाद काबीना जो है वो जवाबदेह है दोनों हाउसेस को। अब यहाँ ये है कि वज़ीर आज़म साहब इसलिए तशरीफ नहीं लाते हैं कि उनकी वहाँ अक्सरियत नहीं है, और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए तो जैसे कि एहतसाब साहब ने कहा, हमारे 2-3 वजीर जो है वो मफरूर हो चुके हैं, उनका पता ही नहीं चलता। तो ये रवैया अच्छा नहीं है, जमहूरी रवैया नहीं है। अगर आपकी अक्सरियत नहीं है तो आप प्लेस करने से करते हैं, अपने आपको कहते हैं शेर हैं हम, तो ये तो मिलियन जैसा रवैया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाजी अदील साहब, सीनियर रहनुमा हैं, अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर हैं, सीनियर सियासतदान हैं। उनको शिकवा है कि वज़ीर आज़म सेनेट में नहीं आते। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म का ये शिकवा दूर करेंगे ताकि हुकूमत भी मजबूत हो, पार्लियामान भी मजबूत हो। बहरहाल हाजी अदील साहब ने कहा है कि बाज़ मामलात में हुकूमत कमज़ोर है, उसकी चलने नहीं दी जा रही। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। मुज़ाकरात जिस भी सतह पर चल रहे थे लगता है अब खत्म हो चुके हैं। फाटा से कराची तक तालिबान की बाहमी लड़ाइयों से तो यही लग रहा है। कराची के इलाके मंगू पीर के एक वीराने से 7 तशद्दुद-ज़दा लाशें मिली हैं। पिछले 24 घंटों से इस वक्त तक कराची में होने वाली कुल हलाकतों की तादाद 12 रिपोर्ट की जा रही है। तमाम मंगू पीर से मिलने वाली इन 7 लाशों के बारे में बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक अल-अदम तहरीक तालिबान से है। पुलिस के मुताबिक 7 अफराद को मुबैना तौर पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक जाए वकू से 9mm पिस्तौल की गोलियों के 16 खोल भी मिले हैं, जो इससे पहले दीगर बरामद होने वाली लाशों के करीब से भी मिलते रहे हैं। 7 लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि हलाक होने वालों की उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान थी और इन्हें करीब से सर और सीने में गोलियां मारकर हलाक किया गया है। पुलिस का यह भी कहना है कि हलाक होने वालों में से 3 की शनाख्त हो चुकी है, जिनमें शुएब, खान, सईद और यूसुफ शामिल हैं। इनके शनाख्ती कार्ड पर स्वात के पते दर्ज हैं। MQM तवील अरसे से कराची में तालिबानाइजेशन का शिकवा करती आई है और पुलिस के मुताबिक इस वक्त कराची के बहुत से इलाके तालिबान के कंट्रोल में हैं। एक इत्तला के मुताबिक ये 7 लाशें तालिबान के बाहमी झगड़े का शाखसाना है। तालिबान के दरमियान बाहमी रंजिश और खून रेजी की खबरें सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि फाटा और वजीरिस्तान से भी मौसूल हो रही हैं। कल-ए-दम तहरीक तालिबान बजाते खुद टूट फूट का शिकार है। खान सैयद सजना अपने धड़े के साथ अलग हो चुका है। पिछले दिनों 60 से ज्यादा तालिबान वजीरिस्तान में आपस की लड़ाई में, जबकि कराची में 25 के करीब शिदत पसंद मारे जा चुके हैं। सवाल 2 हैं कि आपस में लड़ते भिड़ते तालिबान से मुज़ाकरात किस तरह और किससे किए जाएंगे। दूसरा सवाल है, क्या तालिबान की बाहमी लड़ाई किसी जंगी हिकमत अमली का नतीजा तो नहीं? अगर है तो जबरदस्त, और अगर सिर्फ इत्तेफाक है तो फिर उसने इत्तेफाक से फायदा उठाया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन जनाब रुस्तम शाह मोमिन। रुस्तम शाह मोमिन साहब, मुज़ाकरात कैसे होंगे जब ये तालिबान एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं? किससे, कैसे मुज़ाकरात? देखिए, ये जो आग
फैलती जा रही है और जो कराची में अगरचे और भी बहुत से अवामिल हैं, ये एक फैक्टर है और बहुत से फैक्टर्स हैं और बहुत सी क़ुव्वतें हैं जो वहाँ पे सरगर्म हैं और जो रोज़ाना आपको मालूम है कि 30-40 करोड़ रुपए भत्ता भी वसूल करती हैं और लोगों को मारने का सिलसिला भी है और काफ़ी अरसे से है और उन क़ुव्वतों तक शायद किसी का हाथ नहीं पहुँचने पाते। लेकिन तालिबान के जो धड़े हैं इनकी भी वहाँ मौजूदगी ज़रूर है और मैं समझता हूँ कि आज जो वाक़यात हुए हैं, ऐसे वाक़यात कराची में हर दूसरे तीसरे दिन होते रहते हैं। एक ब्रॉड इंगेजमेंट इन लोगों के साथ किया जाए ताकि वो लोग जो कि मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं, क्योंकि लोग जंग से फसाद से हुए हैं, वो लोग मेन स्ट्रीम हो जाएं, फिर जो बाकी लोग रह जाएं वो वनरेबल होंगे, वो आइसोलेटेड होंगे। उनको आप कबाइलियों के, कौमों के, ट्राइब्स के ज़रिए उनको आप वहाँ से निकाल भी सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी तादाद कम है। इस वक्त मसला ये है कि किसी महाज पे कोई एंगेजमेंट हुकूमत की नहीं है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और कोई हल नज़र आता नहीं है। तो लोग भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। जो लोग हुकूमत पे हमले कर रहे हैं, हुकूमत की तनसीबात पे, हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, उनके सामने भी कोई वाज़ेह मकसद नहीं है। ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जैसे अफ़गानिस्तान में है कि अफ़गानिस्तान में सिर्फ एक ही मकसद है कि कोएलिशन फोर्सेस को वहाँ से निकालना। ट्राइबल एरिया में जो लोग बरसरे पैकार हैं उनका कोई वाज़ेह मकसद नहीं है। इसलिए जो लोग आपसे अमन की बात करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि बग़ैर किन शराइत के आप उनसे बातचीत शुरू करें। उसका ये मकसद नहीं है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई टेरिटरी देंगे या किसी का कंट्रोल एक्सेप्ट करेंगे। निज़ाम भी हुकूमत का चलेगा, कंट्रोल भी हुकूमत का होगा, रेट भी हुकूमत की होगी। इन बातों के बाद अगर आप इन शराइत के बाद अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनसे बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोमिन साहब। यानी अगर आपस की लड़ाई, तालिबान की खूनरेजी बढ़ रही है, इख्तिलाफात फैल रहे हैं, टूट का तालिबान शिकार हैं, इस मौके पर भी जो लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं उनसे करने चाहिए ताकि जो कम लोग रह जाएं उनके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जा सके। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ ही जाएगी। कौमी सलामती पॉलिसी के नाम पर सख्त वीर अफसरों की तकर्रियां की जा रही हैं। अमन की आशा पूरी हो मुश्किल है। ये हमारी खुशगुमानी है कि मुसलमानों की दुश्मन और पाकिस्तान से नफरत का सौदा बेचकर भारत में आने वाली मोदी सरकार हमारे साथ मुनाफिकत का मुजाहरा नहीं करेगी और हमारे साथ अच्छे हमसायों की तरह जिंदगी बसर करेगी, जिसके लिए महात्मा गांधी ने मरण भरत रखा था और कायद आजम ने जिसके ख्वाब देखे थे। अल्लाह करे पाकिस्तान की एक खुश अंदेशी सच साबित हो, लेकिन क़राइन कुछ और ही बता रहे हैं। भारत के नए वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने अपनी कौमी सलामती की टीम में फौरी रद्दोबदल करते हुए खुफिया इदारों से मुंसलिक रहने वाले एक सख्त गिर अफसर को कौमी सलामती का मुशीर मुकर्रर किया है। यह अफसर कई साल तक पाकिस्तान के हवाले से भारतीय कौमी सलामती में अहम किरदार अदा करता रहा है। भारत के सरकारी एहलकारों के हवाले से BBC का कहना है कि इस तैनाती से नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से रिवायती दुश्मन पाकिस्तान को सख्त और वाज़ेह पैगाम दिया है। इस अफसर का नाम अजीत डोवल है। अजीत डोवल के साथ साथ भारतीय फौज के साबिक सरबराह जनरल VK सिंह की शिमाल मशरकी रियासतों के विफाकी वजीर की हैसियत में तैनाती से भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कौमी सलामती के इदारे की तश्कील 9 के मनसूबे की निशानदेही होती है। BBC के मुताबिक नरेंद्र मोदी के ख्याल में गुज़श्ता दौरे हुकूमत में कौमी सलामती कमजोर हो गई थी। BBC के मुताबिक अजीत डोवल का शुमार भारत के उन सरकारी अफसरान में होता है जिन्हें बागियों के खिलाफ खतरनाक कार्रवाइयां करने के नतीजे में कई एजाजात से नवाजा जा चुका है। सवाल यह है कि इन तकर्रियों के बाद भी क्या हमें अपनी खुशगुमानियां बरकरार रखनी चाहिए या फिर भारत की मारो और खिलाओ की पॉलिसी के मुकाबले में हमें भी किसी किस्म की पेशबंदी की जरूरत है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, दिफाई तज्जियाकार हैं। इनसे बात करते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये जो इस वक्त माहौल बनता देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने एक तरफ तो वज़ीर आज़म को बुलाया, लेकिन जो लोग वो अपने इर्द गिर्द ला रहे हैं वो तो बहुत सख्त रवैया लगता है कि पाकिस्तान की तरफ होगा नरेंद्र मोदी का। तो पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? ये मेरा ख्याल है कि हम
गलती हमारी है, उनकी नहीं है। हम कुछ लोग हम में से ये समझते हैं कि शायद अमन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक ऐसी चीज़ है जो हम हासिल कर सकते हैं और उसकी जो कीमत हम अदा कर सकते हैं वो शायद हमें अंदाज़ा नहीं है। ये जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की हैं मोदी साहब ने, ये सिर्फ एक झलक है उन पॉलिसीज़ की जो भारत ने कभी तर्क नहीं की। उनका तरीक़ेकार बदलता रहा है। कभी वो सोनिया गांधी के बकौल सोशल और कल्चरल अटैक किया है पाकिस्तान पे उन्होंने, और कभी वो फिज़िकली और एग्रेसिवली हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि 2002 मई में ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट है वॉशिंगटन में, वहाँ पे एक सेमिनार हुआ था जिसको ऑर्गेनाइज़ किया था एक इंडियन जो अमेरिका में रहता है उसने, और उसमें उसने बताया था कि 2 महीने के बाद BLA पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ शुरू कर देगी। उस वक्त पाकिस्तान में सन 2002 में बलूचिस्तान निस्बतन अमन की हालत में था और ठीक 2 महीने के बाद बलूचिस्तान में आग भड़क उठी। अब आके हमारे कुछ लोगों को एहसास हुआ है कि ये और ये शुरू से ही हम कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये जो फितना पर्दाजी है और ये जो हमारे इश्तिआल अंगेज़ी हो रही है और जो ये जितना भी टेररिज्म फैला हुआ है, इसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। हिंदुस्तान कभी ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी जो उसकी बड़ी ताकत बनने के रास्ते में जो भी उसके रुकावटें हैं उनको वो किसी तरीके से रहने दे, और पाकिस्तान में सबसे बड़ी रुकावट है। हम ये भूल जाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हम बात की गई है कि वहां उनके बॉर्डर के साथ भी सड़कें बनाने की, एयरफील्ड्स बनाने की बात की जा रही है पाकिस्तान के साथ भी। तो इसके साथ साथ वो क्या अमन की ख्वाहिश उनकी पूरी हो सकेगी? इतनी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या वो मुआशी तरक्की की तरफ भी भारत जा सकता है? जी, मुआशी तौर पर तो गुज़श्ता सालों में भारत की तरक्की ना सिर्फ स्लो ही है बल्कि बहुत पीछे चली गई है। हमें शाइनिंग इंडिया याद रहता है, हमें जो इंडिया डूब रहा है वो याद नहीं रहता है। हिंदुस्तान में गुर्बत की लकीर के नीचे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अमीर और गरीब के दरमियान जो जो फासले हैं वो बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने पिछले 5 सालों में अपना डिफेंस बजट जो है वो 70% बढ़ा दिया है। अमन की ख्वाहिश रखने वाले लोग ये काम नहीं करते। अमन की ख्वाहिश रखने वाले लोग अपने ब्लू वाटर नेवी नहीं बनाते, वो न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं लेते, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं लेते, वो इंडियन ओशन को डोमिनेट करने के ख्वाब को अमली तामीर पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। मसला ये है कि ये चाइना भी समझता है और ये पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए, हमारे उन सब लोगों को समझनी चाहिए जो किसी न किसी तरीके से इस पॉलिसी में असरअंदाज होना चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नो वार नो पीस तो रह सकता है, अमन की सूरत नहीं रह सकती। हिंदुस्तान पाकिस्तान को जीने नहीं देगा अगर हम अपनी पेशबंदी नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे जिससे हम हिंदुस्तान की दुखती रख पर हाथ रखें और जब चाहें उसको दबा दें और हिंदुस्तान को एहसास ना हो तो पाकिस्तान का जो बचना है वो मुश्किल हो जाएगा। तो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पाकिस्तान से तो कश्मीर का तनाज़ा है, दीगर तनाज़ात भी हैं, लेकिन हर जितने भी हमसाए हैं वो खुश नहीं हैं। चाइना से देख लें 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का तनाज़ा चल रहा है। तो इस तरह से भारत किस तरह सबके खिलाफ अगर कार्रवाइयां करता रहेगा, बजट अपना बढ़ाता रहेगा, तो अपने जिस लिए नरेंद्र मोदी को वोट मिला है वो तो फिर नाकाम होंगे। देखिए, ये बहुत पहले एक पेशनगोई की गई थी कि भारत अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। अगर आप भारत के अंदरूनी हालात में नज़र डालें तो तकरीबन 235 अजला में एक्टिव इंसर्जेंसी या हुकूमत के खिलाफ बागी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वहाँ पे इकॉनमी की हालत मैंने पहले आपको बता दी। एक तरफ से चाइना के साथ उन्होंने इतने बड़ा अपने लिए महाज खोला हुआ है, पाकिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी ढकी छुपी नहीं है। अगर हम उसको तस्लीम ना करें तो हमारी गलती है। हम अगर कश्मीर उनको दे भी दें उसके बावजूद वो कभी हमको नहीं छोड़ेंगे, ये आप याद रखिएगा। जो 4th ग्रेड गेम हमारे रीजन में जारी है अफगानिस्तान में, वो अपनी ना सिर्फ मौजूदगी चाहते हैं बल्कि पूरा पूरा असर चाहते हैं वहाँ से। जो पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट है उसके वाज़े खिलाफ है इसके, तो ना हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं ना इंडिया से बाज आएगा। तो अमन की जो ख्वाहिश है वो हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इंडिया के लिए भी ये मुश्किल होगा और इंडिया को भी समझना चाहिए अगर उन्होंने तरक्की करनी है। जब अपना बजट मुसलसल बढ़ाता जा रहा है, दिफाई बजट, तो क्या इसका डायरेक्ट लिंक है कि दिफाई बजट बढ़ता जा रहा है और गुर्बत भी साथ साथ बढ़ती जा रही है? तो हम तो इसको फॉलो नहीं कर सकते शायद। क्या हम भी ये करें कि अपना दिफाई बजट बढ़ाते चले जाएं और हमारे यहाँ भी गुर्बत में इजाफा हो? हम क्या करें फिर? अब देखिए, हमारे लिए दिफाई बजट बढ़ाना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। हमारे लिए सबसे अहम चीज ये है कि हम अपने आप को अंदरूनी तौर पर मजबूत करें और जो भी लोग हमारे अंदरूनी
इख्तलाफात से फ़ायदा उठाकर हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उनकी निशानदेही करें और उनका किलाकमा करें, और अपने आप को हम अंदरूनी तौर पे इकनॉमिकली मजबूत करें, और दिफाई बजट को हम सिर्फ इस हद तक रखें कि हम अपने जो दिफा के, चूँकि हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम सिर्फ अपना दिफा करना चाहते हैं, हमारी कोई एग्रेसिव डिज़ाइन नहीं है, हम किसी मुल्क पे कब्जे का ख्वाब नहीं देख रहे। अगर हम ये करना चाहें तो हमें हिंदुस्तान के साथ रेस में पड़े बगैर, अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यूक्लियर पावर हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, और हम अपने आप को अगर अंदरूनी तौर पर मजबूत कर लें, सियासी महाज पर, इकनॉमिक महाज पर, और ख़ास तौर पर जो हमारी अंदरूनी कोहेजन है, ये जो टेररिज्म है, इसको हम अगर कंट्रोल कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को डरने की जरूरत नहीं है। इस सूरत में भी जब पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात वक्त चूंकि कम है, जो बॉर्डर के साथ सड़कें और बड़ी सड़कें और एयरफील्ड्स बनाना है जहां से जहाज आप उड़ा, ये तो कोई दिफाई हिकमत नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो अपने जहाज मुल्क के अंदर रखना चाहेंगे, करीब रखना चाहेंगे अपने, लेकिन ये तो बॉर्डर के साथ साथ एयरफील्ड्स बनाना, इस पे कोई तशवीश का इजहार पाकिस्तान कर सकता है, चाइना कर सकता है, दीगर मुल्क ना सिर्फ ये, बल्कि जो वीके सिंह जो भी इनको मिनिस्टर बनाया गया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के का, ये वो आदमी है जिसने सियासत को डीमिलिटराइज करने के खिलाफ काम किया था, और कांग्रेस की गवर्नमेंट को उन्होंने मजबूर कर दिया था कि ये ना करें ये सारा कुछ, शायद उस वक्त ये काम हो जाता है, लेकिन उन्होंने करने नहीं दिया था ये। तो इनके तो डिजाइन, ये अपने आप को एक रीजन से अपने आप को एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर देख रहे हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आपका लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जो भारत की नीयत है जो नज़र आ रही है, इस तरह भारत का ख्वाब अपना पूरा नहीं हो सकता मुआशी बेहतरी का, और पाकिस्तान ने अगर भारत का मुकाबला करना है तो दिफाई सलाहियत के साथ साथ मुआशी तौर पर पाकिस्तान को खुद को मजबूत करना होगा। 13वां आलमी हॉकी कप हफ्ता 31 मई से हॉलैंड के शहर हेग में शुरू हो चुका है। हॉलैंड दुनिया की मजबूत तरीन हॉकी टीम तस्वुर की जाती है, और दिलचस्प बात यह है कि हॉलैंड को हॉकी पकड़ना पाकिस्तान ने सिखाया था। वही पाकिस्तान जो 4 मरतबा हॉकी का आलमी चैंपियन रहा, मगर इस बार वो पाकिस्तान आलमी कप से बाहर है क्योंकि वो तयशुदा मयार पर पूरा नहीं उतर सका। पाकिस्तान हॉकी का जनाजा उठ भी चुका है, उसे दफनाया भी जा चुका है, मगर हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल राना मुजाहिद कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि अभी हॉकी जिंदा है। राना मुजाहिद शुगल फरमाते हुए ये भी कहते हैं कि आज भी पाकिस्तानी हॉकी टीम को दुनिया के बहुत से ममालिक अपने यहाँ बुलाकर उससे हॉकी खेलना चाहते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त भी एशियन चैंपियन है और इसका मवाजना हकीकत पसंदी से नहीं किया गया। अल्लाह जाने की हकीकत पसंदी क्या होती है। हम तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान किसी दौर में दुनिया हॉकी का बेताज बादशाह था और आज उसका नाम तक नहीं नामों में। ऐसा क्यों हुआ? माजी का एक हीरो दुनिया ने जिसे फ्लाइंग हॉर्स का नाम दिया हमारे साथ हैं। आइए समीउल्लाह साहब से इस बारे में बात करते हैं। समीउल्लाह साहब, कितना दुख हो रहा है आज आपको? पाकिस्तान के साथ आज तक नहीं हुआ कि आलमी कप में पाकिस्तान मौजूद ना हो, आप पाकिस्तान के लिए खेलते रहिए, कितने दुखी हैं आज? दुख इतना है कि पाकिस्तान जिसने स्पॉन्सर किया, डोनेट किया कप, वो इसमें शामिल नहीं है पहली दफ़ा। और सबसे बड़ी जो अहम बात है कि 4 दफ़ा हम जीते हुए हैं। और दूसरी अहम बात ये कि इसमें एशिया की 3 टीमें क्वालिफाई किया, जिसमें भारत है, जिसमें मलेशिया है और कोरिया है, और पाकिस्तान पीछे रह गया। तो ये बड़ा अलमिया है, मैं कहता हूँ, पाकिस्तान हॉकी के लिए। और इसमें हुकूमत को और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सोचना चाहिए कि फ्यूचर प्लान क्या हो ताकि इस किस्म के मिसहैप्स आइंदा किसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान हॉकी को ना आए। कौमी खेल पाकिस्तान का, अब हम कह दें कि कौमी खेल नहीं रहा, ये खेल ही खत्म हो गया है, अब भी कोई उम्मीद बाकी है पाकिस्तान चैंपियन बन सकता है दुनिया का? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, जैसे आपने फरमाया बिल्कुल हो सकता है अगर हम सही तरीके से प्लान करें। जैसे मैंने कहा कि हम डोमेस्टिक टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा कराएं और अंडर 16, अंडर 18 को फिर हम रिवाइव करें। इस वक्त पाकिस्तान में हॉकी खेली जा रही है, दूसरा स्पोर्ट्स है जो अभी तक पॉपुलर है और लोग अभी तक कंसर्न हैं। अगर आप लोगों से इंटरव्यू लें तो बड़े बड़े संजीदगी से कहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो सकती है। और बीइंग हॉकी प्लेयर मैं कहता हूं कि अगर ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और हुकूमत पाकिस्तान और वो जो महकमे पहले इसको स्पॉन्सर करते थे, इसकी पैटर्नेज करते थे, वो सब मिल के इसको देखें तो बेहतर हो सकती है। खिलाड़ी खेल रहे हैं, सिर्फ ग्रूमिंग सेंटर बनाने वाली बात है, और उन ग्रूमिंग सेंटर में खिलाड़ियों को नई टेक्निक या मॉडर्न जो मोड है वो बताने वाली बात है कि आप मॉडर्न हॉकी इस तरह है कि फ़िटनेस पहले और स्टॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल पहले। अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हॉकी 4 साल कम से कम लगेंगे। उन 4 सालों में जीत नहीं सकेगी, लेकिन पहले 4 में होगी। उसमें ऑस्ट्रेलिया देखें, जर्मनी देखें, हॉलैंड देखें, स्पेन देखें, और पाकिस्तान में इससे शामिल होगा। और इसमें मैं ये कहूँगा कि इंग्लैंड की टीम और बेल्जियम की टीमों ने इन्हीं सालों में इम्प्रूव किया। मिसालें सामने हैं, हमें बेहतर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब। साबिक अल्लाह करे ऐसा ही हो। उम्मीद साबिक ओलंपियंस को भी है कि पाकिस्तान फिर आलमी चैंपियन बन सकता है, जिसके आसार फिलहाल तो नजर नहीं आते। शायद 4 साल बाद ऐसा हो सके। पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है, पाकिस्तान आलमी कप से ही बाहर हो गया, जिसका कौमी खेल हॉकी है।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफ़रतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।